गाजा में यूएन स्कूल पर बमबारी हुई है। जबालिया के अल फकूरा स्कूल पर हमला हुआ है। हमले में 50 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। इस बीच एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मिल रही है। इजरायली शहरों पर हमास का हमला होता ही जा रहा है। तेल अवीव, अश्केलोन में रॉकेट हमला हुआ है। साथ ही साथ इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जंग पर आईडीएफ का बहुत बड़ा ऐलान। हमास जहां भी है वहां हमला करेंगे। इसके अलावा हमास को दक्षिणी गाजा से भी मिटाने की पूरी तैयारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। इधर खबर ये आ रही है कि गाजा में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। उत्तर गाजा के साथ साथ इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में भी धावा बोल दिया है। दक्षिणी गाजा में 1 दर्जन शहरों में भीषण हमला कर हमास को न सिर्फ घेरने की बल्कि सबसे ज्यादा खत्म करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सवाल यही है कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्यों शुरू हो गया है। उससे बड़ा सवाल यह है कि दक्षिणी गाजा में 22 लाख की बड़ी और घनी आबादी है, तो आईडीएफ का ऑपरेशन कैसे सफल होगा। क्या दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा से भी बड़ी तबाही होने जा रही है। Khan Yunis is a center for Hamas activity as well. We're asking civilians, please vacate the area for your own safety. गाजा में विनाश का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। अब तक उत्तर गाजा में लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में भी विध्वंस शुरू हो गया है। आईडीएफ ने हमास का जो हाल उत्तरी गाजा में किया है, वैसे ही अब दक्षिणी गाजा में होने जा रहा है। दक्षिणी गाजा में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। हमास और अल कसाम का संचालन दक्षिणी गाजा से ही होता है। इसीलिए अब इजराइल दक्षिणी गाजा से हमास और उसकी मिलिट्री विंग का सफाया करने जा रहा है। इजरायली सेना ने जिस तरह से उत्तरी गाजा को खाली करवाया था, उसी तरह से दक्षिणी गाजा को भी खाली करवाया जा रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने खान यूनिस और उसके आसपास मौजूद 4 शहरों में आसमान से पर्चे गिराकर लोगों से उस इलाके को छोड़ने के लिए कह दिया। खान यूनिस, अल करारा, बानी सुहेला, अबासान अल कबीरा और खुजा दक्षिणी गाजा के ये वो शहर हैं जिन्हें आईडीएफ खाली करवा रही है। इसका मतलब ये है कि इन 5 शहरों में बहुत ही भीषण जंग शुरू होने वाली है। इजरायली सेना साउथ गाजा से लोगों को बाहर जाने को कह रही है, लेकिन साउथ गाजा से लोगों को हटाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है। दक्षिणी गाजा में लोगों की तादाद पहले ही बहुत ज्यादा थी। ऊपर से उत्तरी गाजा के लाखों लोग यहां पहुंच चुके हैं। दक्षिणी गाजा की जनसंख्या 17 लाख से ज्यादा है। यहां उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं। यानी इस वक्त दक्षिणी गाजा में 22 लाख से ज्यादा लोग हैं। इन्हें यहां से हटाना नामुमकिन सा है। इजरायली सेना के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती और मुश्किल है। कम इलाके में बहुत बड़ी और घनी आबादी है। बावजूद इसके खान यूनिस में इजराइल ने ऑपरेशन दक्षिण शुरू कर दिया है। खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में 26 लोग मारे गए।
इनमें 11 लोग एक ही परिवार के थे। इजराइल ने खान यूनिस में भीषण ऑपरेशन इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि यहां हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस ही हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और यहीं आईडीएफ उसका खात्मा करने के लिए पहुंची हुई है। खान यूनिस में 5 विलेन हैं जो इजराइल के टारगेट पर हैं। खान यूनिस में हमास के गाजा प्रमुख याह्या सिनवार का घर है। यहीं पर याह्या सिनवार का भाई और हमास लीडर मोहम्मद सिनवार का भी घर है। अल कसाम ब्रिगेड के चीफ मोहम्मद दायर, अल कसाम ब्रिगेड का गाजा चीफ मरवन ईशा और हमास लीडर खलील अल हय्या का घर भी खान यूनिस में ही है। ये 5 लोग खान यूनिस में रहते हैं। इजरायली सेना इन्हीं को मिटाने पहुंची है। दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों में भीषण हमले की तैयारी है। खान यूनिस से लेकर राफा तक बारूद का सबसे बड़ा बवंडर आने जा रहा है। तो दक्षिणी गाजा में इजराइल का प्लान है क्या? क्या उसका ऑपरेशन कैसे चलेगा उसे मैप से हम समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले करेगी। अल करारा से लेकर बानी सुहेला, अबासान अल जदीदा, अबासान अल कबीरा, खुजा अल बियूकू, अल ब्यूक, सिबरत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक भीषण हमले कर एक घेरा बना लिया जाएगा। इस घेरे के अंदर ही हमास के बेस और लीडरशिप मौजूद हैं और इसे खत्म करने का जो प्लान है, सबसे भीषण हमले खान यूनिस में होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की गतिविधियों का केंद्र यही शहर है। यहीं पर हमास और अल कसाम की टॉप लीडरशिप रहती है। इसे इजराइल खत्म करेगा। दक्षिणी गाजा से हमास को मिटाने के बाद इस पर इजराइल अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय किए हुए हैं। ये टैंक कौन कौन से हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहला टैंक है शॉट, ये भी इजराइल का मेन बैटल टैंक है। दूसरे टैंक का नाम है मगच, ये भी इजरायली सेना का मेन बैटल टैंक है। तीसरा है T-62, ये भी आईडीएफ का मेन बैटल टैंक है। चौथे की बात कर लेते हैं, वो है M60, ये भी मेन बैटल टैंक है। 5वें टैंक का नाम है सुपर शेरमैन, ये मीडियम टैंक है और इन्हीं 5 टैंकों से इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में विनाश का नया अध्याय लिखने के लिए निकल पड़ी है। दक्षिणी गाजा में ऑपरेशन को लेकर इजरायली सेना ने बहुत बड़ा और विध्वंसक ऐलान कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि इजराइल का ऑपरेशन हर उस जगह चलेगा जहां हमास की मौजूदगी है। आईडीएफ उत्तरी और दक्षिणी गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर देगी। इजराइल का साउथ प्लान पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे लेकर इजराइल की कैबिनेट में ही फूट पड़ गई है। नेतन्याहू और उनके वॉर प्लान पर उनकी कैबिनेट ही सवाल उठा रही है कि आखिर गाजा विजय का मकसद क्या है। इजराइल ने गाजा में इस हुंकार के साथ हमले शुरू किए थे कि वो हमास और उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर देगी। युद्ध को 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
इसीलिए इजराइल की वॉर कैबिनेट नेतन्याहू से सवाल पूछ रही है। 43 दिनों में हमास का खात्मा नहीं हुआ। हमास की टॉप लीडरशिप अब तक जिंदा है। इजराइल बंधकों को भी नहीं छुड़ा पाया है। युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। युद्ध के बाद गाजा में किसकी सत्ता होगी? इजराइल अपना कंट्रोल रखेगा या इसे फिलिस्तीनी प्रशासन को देगा? ये भी अब तक साफ नहीं है। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि गाजा से हमास को पूरी तरह से मिटाना करीब करीब असंभव है, क्योंकि हमास एक विचार और विचारधारा है। गाजा में 15,000 लोगों की मौत के बाद हमास के प्रति लोगों का समर्थन और बढ़ गया है। इजरायली सेना के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। बड़े पैमाने पर हो रही मौतों से इजराइल पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इसीलिए आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में युद्ध की अलग रणनीति बनाई है। दक्षिणी गाजा में उत्तरी गाजा जैसी बमबारी नहीं होगी। हवाई हमले बहुत कम किए जाएंगे। दक्षिणी गाजा में जमीनी जंग पर ही फोकस रहेगा। इसके लिए 5 खतरनाक टैंक मैदान में उतारे जा रहे हैं। भीषण हमले कर उत्तर से दक्षिण तक पूरे गाजा पर कब्जे का प्लान है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला। सर्दियां आने वाली हैं। सर्दी में युद्ध का समीकरण बिगड़ना तय है। ऐसे में इजरायली सेना क्या करेगी, यही देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का हमला हुआ है। खान यूनिस में हमास टावर पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने एयरक्राफ्ट से बमबारी की है और इजराइल के हमले का वीडियो आया है सामने। उत्तरी गाजा सपाट हो चुका है और दक्षिणी गाजा में इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अभी तक ये तय नहीं है कि युद्ध खत्म होने के बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, लेकिन इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि गाजा की धरती से इजराइल के 2 बड़े सपने जुड़े हैं और संभावना तो यही है कि गाजा का प्रशासन अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल की सरकार इन 2 ड्रीम प्रोजेक्ट का पूरा करने की जो तैयारी है उसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन इससे महायुद्ध छिड़ने का खतरा भी जुड़ा है। गाजा में इजराइल क्या प्लान बना रहा है, ये TV9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। गाजा पट्टी ने विनाश की तस्वीर पहली बार नहीं देखी, लेकिन सच ये है कि गाजा पट्टी पर अब से पहले इजराइल ने इतने विनाशक हमले कभी नहीं किए। उत्तर में गाजा का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। बैत हैनान से लेकर गाजा सिटी तक इतना बारूद बरसाया गया है कि ज्यादातर इमारतें नष्ट हो गई। इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेरेबंदी कर दी है। गाजा सिटी में आईडीएफ के टैंक और जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं, वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजरायल के टैंकों के बड़े बड़े ट्रैक नजर आ रहे हैं। उत्तर के बेत लाहिया, बेन हैनोन, जबालिया कैंप से लेकर गाजा सिटी के दक्षिण में जोहोर अल दीक तक इजरायल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। हमास के ठिकाने, मिसाइल लॉन्च के अड्डे तबाह किए जा रहे हैं। इजरायल ने अब गाजा को खाली कराने का ऑपरेशन तेज कर दिया है।
दक्षिणी गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना के जवान लोगों को घरों से निकालकर दक्षिणी गाजा के उस हिस्से में भेज रहे हैं जो इजरायल की सुरक्षा दीवार से सटा है। इजरायली सेना ने 18 नवंबर को एक बार फिर गाजा के लोगों को अलर्ट जारी किया है। आईडीएफ ने जबालिया, अल तराज, अल तुफा, अल शुजाया खाली करने का आदेश दिया है। लोगों को कहा गया है कि सलाह अल दीन रोड से इजराइल बॉर्डर पहुंचे। फिलिस्तीनियों को उत्तरी और दक्षिणी गाजा से निकालने के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। इजरायली टुकड़ी की निगरानी में लोगों को गाजा के आखिरी छोर पर भेजा जा रहा है। जहां इलाके खाली हो रहे हैं वहां हमास के ठिकानों को विस्फोट से उड़ाया जा रहा है। और गाजा खाली होते ही हमास के खात्मे के साथ इजराइल का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होगा। गाजा खाली होने के बाद इजराइल भूमध्य सागर में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। भूमध्य सागर में फिलिस्तीन जल क्षेत्र में एक बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। संकेत है कि इजराइल इसे अपने कब्जे में ले सकता है। इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच लंबे समय से इस गैस फील्ड को लेकर विवाद जारी है। यह गाजा के नजदीक भूमध्य सागर में 610 मीटर की गहराई में है। गाजा पट्टी के भूमध्य सागर से सटी हुई है। सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन ने नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती खोज में ये भी पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक और छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है गाजा का नियंत्रण और उसकी शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल इसे नेचुरल गैस फील्ड को विकसित करेगा, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा और यहां से गैस निकालकर इसके संसाधन से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। माना यह जा रहा है कि इजराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गैस निकालने का काम शुरू करने वाला है और इसीलिए गाजा को खाली कराया जा रहा है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजी थी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दिया था। इजराइल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने एतराज जताया। इजराइल ने शर्त रखी कि गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अवीव का नियंत्रण होगा। इजराइल ने कहा है कि गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग में इस्तेमाल कर सकती है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड की खोज के बाद तब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात ने कहा था कि गाजा मरीन भगवान का तोहफा है। ये गैस फील्ड फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगी। ये वही साल था जब फिलिस्तीनियों ने यरूशलेम पर अपना कब्जा जमाने के लिए इजराइल पर हमला किया, जिसे दूसरा इंतिफादा कहा गया। लंबे चले संघर्ष के बाद गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड डेवलप नहीं हो पाई और अब इजराइल ने संकेत दे दिए हैं कि गाजा मरीन पर उसकी नजर है। लेकिन गाजा से जुड़ा इजराइल का ये इकलौता महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नहीं है। इजराइल अपने बरसों पुराने बेन गुरियन प्रोजेक्ट को भी गाजा से निकालने का प्लान बना रहा है। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजराइल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजराइल की यह नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी।
जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से यह नहर शुरू होगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। अंत में यह नहर उत्तर की तरफ मुड़ेगी और गाजा पट्टी के बाहरी इलाके से होते हुए भूमध्य सागर में मिल जाएगी। ये इजराइल का पुराना प्लान है, लेकिन नया प्लान यह है कि नहर ठीक पहले की तरह ही अकाबा की खाड़ी से शुरू होगी। नहर का पूरा रूट ठीक पहले प्लान की तरह ही होगा, लेकिन जो नहर पहले गाजा पट्टी के बाहरी क्षेत्र से घुमाकर भूमध्य सागर तक लाई जानी थी, उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा। यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। गाजा का भविष्य क्या होगा, ये संकेत अब स्पष्ट होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के ठिकाने पर आईडीएफ का हमला हुआ है। स्कूल में मौजूद हमास के ठिकाने पर हमला हुआ है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ की गोलीबारी हुई है। उत्तर से दक्षिण से गाजा का विध्वंस जारी है। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का बारूदी प्रहार जारी है। और जानते हैं, इस बार आईडीएफ ने मेड इन यूएस यानी अमेरिकी विनाशक से गाजा में तबाही मचाई हुई है। लाशों का अंबार लगाया गया है। यकीन मानिए, जबालिया कैंप से खान यूनिस तक इजरायली ब्रिगेड के हमले से खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर 1000 किलो वजनी वो विनाशक कौन सा है जिसके चलते गाजा में भयानक तबाही मची है। आखिर क्यों दुनिया उसे स्टूपिड बम के नाम से जानती है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बीती रात इजरायली सेना की भीषण बमबारी ने कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते गाजा के 2 अलग अलग इलाकों में लाशों का अंबार लगा दिया। इजरायली हमले के बाद गाजा में दिखाई दे रहा बारूदी गुबार, खंडहर मकान और सफेद कफन में लिपटी लाशों की ये कतार, यकीनन ये मंजर बेहद ही खौफनाक है। जानते हैं, बीती रात आईडीएफ ने 2 इलाकों को टारगेट किया। पहला इलाका उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप था, जहां आईडीएफ की बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरा इलाका दक्षिणी गाजा का खान यूनिस, जहां इजरायली सेना की बमबारी में 26 लोग मारे गए। जानते हैं, जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक इजराइल की सेना ने किस विध्वंसक का इस्तेमाल किया? वो कौन सा हथियार था जिसके प्रहार से भीषण तबाही मची? लाशों का अंबार लग गया। तो आपको बता दें कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बारूदी बवंडर लाने के लिए इजराइल ने जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो था स्टूपिड बॉम्ब। जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक के इलाके में जो तबाही मची है, जिस तरह नरसंहार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएस स्टूपिड बम है, जिसके इस्तेमाल से इजरायली सेना ने गाजा में सनसनी मचा दी।
अब सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने जिस अमेरिकी स्टूपिड बॉम्ब को जबालिया कैंप और खान यूनिस में दागा, आखिर वो कितना विनाशक है और क्यों वॉर जोन में उसके एक प्रहार से तबाही मच जाती है। तो आपको बता दें कि MK-84 एक फ्री फॉल अनगाइडेड बॉम्ब होता है जिसका वजन करीब 1000 किलो तक होता है। ट्राइटोनल और H6 विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। MK-84 बॉम्ब को एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जाता है। यूएस आर्मी के इस विनाशक को स्टूपिड या फिर डम बॉम्ब इसलिए भी कहते हैं कि आसमान से ड्रॉप करने के बाद ये बम कहां गिरेगा, किस इलाके को अपनी चपेट में लेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। इतना ही नहीं, जैसे ही ये टारगेट को हिट करता है उसके बाद तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा ये भी बता पाना मुश्किल है। लिहाजा अमेरिकी फोर्स MK-84 फ्री फॉल अनगाइडेड को स्टूपिड बॉम्ब कहती है और अब इजरायली सेना गाजा में इस विस्फोटक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए आईडीएफ अब उत्तरी गाजा के साथ साथ दक्षिणी गाजा पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इसी कड़ी में आईडीएफ के टारगेट पर है दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका, जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में आईडीएफ ने पहले तो आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दी और अब भीषण बमबारी की जा रही है। क्योंकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों में इजरायली सेना जबरदस्त आसमानी प्रहार कर रही है। मतलब ये कि गाजा का गदर अब तक की सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा चुका है। बीते एक महीने से गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरस ही रहा था, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी विनाशकों के इस्तेमाल से आईडीएफ गाजा के कई इलाकों का वजूद मिटा देगी, गाजा पट्टी के कई शहरों का नामो निशान नक्शे से मिटा देगी। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में कोहराम मचा रही है तो दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के खुफिया ठिकानों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में हथियारों के कई बड़े गोदामों को भी पकड़ा गया है। हमास के बारूदी जखीरे पर कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ इजरायली सेना ही एक्शन में है। दूसरी तरफ कसाम ब्रिगेड भी इजराइल पर हमले कर रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, हमास ने दावा किया है कि उसके हमले में इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को भी तबाह किया गया है। मतलब ये कि जंगी आग दोनों तरफ भड़की हुई है। आईडीएफ हो या फिर हमास के लड़ाके, दोनों एक दूसरे को तबाह करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो जारी किया है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उठ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को महाविध्वंस से कोई नहीं बचा पाएगा।
अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। ये गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी। ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं, वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खासतौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है, सुपरसोनिक क्रूज एंटी-शिप मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का। ईरान की शह पर जहां हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्लाह उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गईं। हिजबुल्लाह के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। ये संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्लाह रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का USS आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्लाह की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है।
जिससे ईरान से लेकर रूस और अमेरिका के साथ ही सभी नेटो देश भी धधक उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर हमास का हमला हुआ है। हमास ने बद्र 3 मिसाइल से हमला किया है। हमास ने जारी किया है हमले का वीडियो। गाजा के अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। गाजा के अस्पताल भी युद्ध क्षेत्र में बदल गए हैं। अस्पतालों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इक्विपमेंट्स भी नहीं है। समय पर इलाज न मिलने से मरीजों की मौत बढ़ती जा रही है। और इस बीच इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इजराइल ने दावे किए थे कि गाजा के अस्पताल में हमास के सेंटर हैं, लेकिन अस्पताल में हमास के लड़ाकों के न मिलने के बाद इजराइल के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। गाजा में इजराइल की लगातार बमबारी से सबसे ज्यादा खराब हालत अस्पतालों की हो रही है। हमलों और धमाकों के बाद गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। गाजा के अस्पताल IDF के निशाने पर हैं। इजरायली सेना गाजा के अस्पतालों का कोना कोना खंगाल रही है। अल शिफा अस्पताल, अल वफा अस्पताल, इंडोनेशियन अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, नासिर अस्पताल, ये गाजा के वो अस्पताल हैं जहां इजरायली सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजा के ज्यादातर इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर बम बरसा रही है। गाजा में विध्वंसक हमलों के बीच इंडोनेशियन अस्पताल के पास बमबारी हुई। अस्पताल के पास बड़े धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अस्पतालों को टारगेट बनाए जाने के बाद अल वफा अस्पताल के डायरेक्टर की मौत हो गई। अल शिफा के ICU में बीते 36 घंटे में 22 मरीजों की मौत हो गई। 3 दिन में कुल 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के दावे के मुताबिक इजरायली बमबारी के बाद अल शिफा अस्पताल के अंदर सभी ICU मरीजों की मौत हो गई। हालात ये हैं कि अस्पताल के अंदर बिजली नहीं है। ICU के मेडिकल इक्विपमेंट बंद है। अस्पताल में ना जरूरी उपकरण है, ना दवाएं। डॉक्टरों का दावा है कि उन्हें बिना एनेस्थीसिया ही ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए कि इजराइल गाजा के अस्पतालों को निशाना क्यों बना रहा है। दरअसल इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के अस्पताल के अंदर हमास के अड्डे और हथियार हैं। ये दावे इजराइल ने कई सबूतों के साथ किए हैं। हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा के रंतीसी अस्पताल में सुरंग के अंदर हमास के सेंटर का दावा किया था और वीडियो भी दिखाया था। अल शिफा के बारे में भी इजराइल का दावा है कि यहां हमास का कमांड सेंटर है। लेकिन जहां इजराइल अल शिफा को हमास का सैन्य अड्डा करार दे रहा है, वहीं हमास इसे इजराइल का दुष्प्रचार और साजिश बता रहा है। असल में अस्पताल के भीतर से हथियार और गोला बारूद तो मिले हैं, लेकिन कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी अस्पताल में हमास के लड़ाकों और बंधकों का पता नहीं चला है। सर्च ऑपरेशन के लिए इजराइल काफी समय से अल शिफा अस्पताल को खाली करने के लिए कह रहा था। हालांकि गाजा के डॉक्टरों ने इजरायली सेना के दावे को गलत करार दिया है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक गाजा के अल शिफा अस्पताल में खाने और
पीने के पानी की भी बहुत किल्लत हो गई है। डॉक्टरों का तो यहां तक कहना है कि इजरायली बमबारी के बाद अस्पताल से कई मरीजों को शिफ्ट करना संभव नहीं है। ईंधन की कमी की वजह से गाजा में अब सिर्फ 9 अस्पताल ही काम कर रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना ने गाजा में ईंधन सप्लाई की इजाजत दे दी है। इजरायल की इजाजत के बाद 2 टैंकर डीजल गाजा पहुंचा है। कुल 17,000 लीटर ईंधन गाजा भेजा गया है। यह ईंधन राफा क्रॉसिंग से भेजा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी लड़ाई गाजा के आम लोगों से नहीं है, सिर्फ हमास के साथ है। इजरायली सेना के जवान उत्तरी गाजा में आम लोगों की मदद करते भी दिखे। उधर फिलिस्तीनी मीडिया ने भी दावा किया है कि इजराइल लगातार गाजा के स्कूलों को भी निशाने पर ले रहा है और लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इजरायली सेना का मानना है कि गाजा के स्कूलों में भी हमास के सेंटर और हथियार हैं। उत्तरी गाजा में एक स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा के अस्पतालों के अलावा स्कूलों और मस्जिदों में भी अपने अड्डे बना रखे हैं और वहां हथियार छिपा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास की कैद में इजरायली बंधक युद्ध का सबसे पेचीदा मुद्दा बन गया है। बंधकों की तलाश और उनकी रिहाई के नाम पर इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचा दी है। नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि जब तक हमास की गिरफ्त में इजरायली नागरिक हैं, तब तक गाजा पर बमबारी होती रहेगी। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होती, पूरे गाजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। तो क्या बंधकों के बहाने इजरायल को हमास के विनाश का आधार मिल गया है? क्या बंधकों की रिहाई आसानी से हो सकती है? देखिए इस रिपोर्ट। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए परेड निकाली। इन्हें समझाने जब इजरायल सरकार के मंत्री मिकी जोहर पहुंचे तो लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए और बंधकों को रिहा करने की मांग उठाई। इजरायल सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा है और इजरायल सरकार इस दबाव का रणनीतिक इस्तेमाल भी कर रही है। बंधकों की तलाश के नाम पर गाजा की गली गली में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल के डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इजरायल की सेना हमास के हथियार गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर रही है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन करीब करीब पूरा होने के बाद भी इजरायल को कोई बंधक नहीं मिला है और अब ऑपरेशन का टारगेट बन चुका है दक्षिणी गाजा। तो सवाल यही है कि इजरायल के बंधक कहां हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। दरअसल इजरायल ऑपरेशन चलाने के साथ साथ बंधकों की रिहाई के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। चौदह नवंबर को इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने अमेरिका से बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाने को कहा। 17 नवंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल तहानी से बात की है। बाइडेन ने कहा कि सभी 240 बंधकों की रिहाई बिना देरी की जाए। बंधकों की रिहाई पर चर्चा जारी है और इस बीच गाजा पर बारूद बरस रहा है क्योंकि नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि बंधकों की रिहाई नहीं होने तक इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा। बंधक एक तरह से हमास की ढाल है, लेकिन गाजा के लिए काल बन गए हैं। हमास ने बंधकों के जरिए सौदेबाजी की शर्तें रखी हैं।
कतर ने प्रस्ताव रखा है कि हमास 150 महिलाओं में 50 महिलाओं को रिहा कर देगा। हमास ने शर्त रखी है कि इजराइल को 5 दिन का सीज फायर करना होगा। हालांकि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा। इजराइल ने इस शर्त पर सीज फायर से इनकार कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी रिहा किया जाए। बच्चों को उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। अब बंधकों की रिहाई में पेच मां और बच्चों का है। अगर हमास 50 महिलाओं सहित उनके बच्चों को भी रिहा करता है तो संभावना है कि इजराइल 5 दिन के लिए सीज फायर लागू करे। लेकिन अगर हमास राजी नहीं होता है तो गाजा में इसी तरह विनाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं तो सोशल मीडिया पर इस युद्ध की आंच एलन मस्क तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर एलन मस्क और एक्स का विरोध हो रहा है। एप्पल और डिज्नी जैसी कंपनियों ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने से रोक लगा दी है। आखिर गाजा युद्ध के बीच इस विरोध की वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। संकट में एक्स, गाजा विवाद में घिरे मस्क। यहूदी विरोध पड़ा भारी, एक्स बॉयकॉट की तैयारी। गाजा के रण में बारूद बरस रहा है, जिसकी आंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक एलॉन मस्क तक जा पहुंची है। एलॉन मस्क की एक पोस्ट ने एक्स के खिलाफ विरोध की ऐसी आंधी शुरू की जिसमें मस्क को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरा माजरा क्या है वो आपको तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले वो पोस्ट आपको दिखाते हैं जिस पर जवाब देना मस्क को भारी पड़ गया। ये पोस्ट 15 नवंबर का है, जिसमें यहूदियों पर श्वेत लोगों से नफरत करने का आरोप लगाया गया था। इस पोस्ट पर एलॉन मस्क ने जवाब देते हुए कहा, आपने बिल्कुल सच कहा है। मस्क की इस पोस्ट के बाद एक्स पर ही उनका विरोध शुरू हो गया। व्हाइट हाउस से भी एलॉन मस्क को कड़ी फटकार लगाई गई, जिसके बाद कई कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से विज्ञापन वापस ले लिए। अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मस्क की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन मीडिया मैटर्स की रिपोर्ट में एलॉन मस्क पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क श्वेत राष्ट्रवादी सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्स ने कई कट्टरपंथियों के अकाउंट्स को बहाल किया है। यहूदी विरोधी सिद्धांत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई कंपनियों के विज्ञापन हेट स्पीच वाली पोस्ट के पास दिए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद मस्क का विरोध और तेज हो गया है। कई कंपनियों ने अपने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन वापस लेने वाली कंपनियों में टॉप पर एप्पल का नाम है। इसके अलावा ब्रावो, IBM, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, पैरामाउंट और कॉमकास्ट ने एक्स को विज्ञापन देने से साफ इनकार कर दिया है। वर्ल्ड की टॉप चिप निर्माता कंपनी IBM ने एक बयान में कहा, IBM नफरत फैलाने वाले भाषण और भेदभाव को कतई बर्दाश्त नहीं करता है। हमने इस स्थिति की हर तरह से जांच की है, जिसके बाद एक्स पर सभी विज्ञापनों को तुरंत निलंबित कर दिया है। साफ है, विज्ञापन जगत में एक तरह से मस्क का बॉयकॉट शुरू हो गया है। अब मस्क मीडिया मैटर्स की रिपोर्ट को इसका दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मीडिया मैटर्स पूरी तरह से नुकसानदायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास की कैद में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए एक तरफ इजराइल की सेना गाजा में जंग लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लोग एकजुट होकर विशेष योग के जरिए बंधकों की रिहाई के लिए दुआ मांग रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ इजराइल हमास में जंग छिड़ी है। 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गाजा पट्टी धधक रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण नरसंहार से
गाजा की धरती दहल उठी है। आखिर ये जंग कब थमेगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, मगर क्यों हो रही है ये शायद हर कोई बखूबी जानता है। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। बस बंधकों की रिहाई के लिए, हमास से अपना बदला पूरा करने के लिए आईडीएफ ताबड़तोड़ अंदाज में हमले कर रही है। गाजा पर बारूदी प्रहार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास के चंगुल में फंसे बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में योगा के आयोजन किए जा रहे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में समंदर के किनारे दर्जनों लोग एक साथ मिलकर योगा कर रहे हैं। हमास के जंगल में फंसे बंधकों और हमास के हमलों में मारे गए लोगों की तस्वीर के साथ